नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 4 अगस्त और द हिंदू में आज ऐसे भी कोई इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ज़्यादा नहीं है। एक आर्टिकल जो है अभी सरकार ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल जो है 2023 ये लेकर के आई है। और ये बिल जो है काफ़ी समय से पेंडिंग था। पहली बार 2021 में जो है सदन में लाया गया था। फिर इसको जो है एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया। और संजय जायसवाल जो है अध्यक्ष थे उस संयुक्त संसदीय समिति के। फिलहाल अब जो है दोबारा से बायोडाइवर्सिटी बिल जो है संसद में लाया गया है। और ये बिल बायो रिसोर्सेज जो हैं तो उन बायो रिसोर्सेज के इस्तेमाल को लेकर के है, किसी फील्ड विशेष के लिए। मींस हर सेक्टर में बायो रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन को लेकर के है। और उस यूटिलाइजेशन से जो भी बेनिफिट्स होंगे या जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे उससे जो बेनिफिट होंगे, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं। सपोज़ करिए कि आप जो है कहीं की कोई स्पीसीज़ है पौधे की, आप जो उस पौधे को लेकर के आए और उस पौधे को ला करके आपने जो है खेती की। खेती करने के बाद में जो है आपने उस पौधे को फसल के तौर पे बेचा, या फिर उससे कोई दवाई बनती है तो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को बेचा। फार्मास्यूटिकल कंपनी को बेचने के बाद आपको जो भी उससे लाभ हुआ, तो ये पौधा आप जहाँ से लाए हैं तो ये वहाँ की बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। तो अगर वहाँ की बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है तो जिस जगह से आप ये पौधा लेकर के आए थे तो उस जगह के स्थानीय लोग जो हैं उन लोगों को भी इसका फ़ायदा जो है, इस फ़ायदे का एक हिस्सा मिलना चाहिए। ये है यूटिलाइजेशन। खैर अभी आप फर्दर समझ जाएंगे कि ये सब सारी बातें जो है बायोडाइवर्सिटी में क्यों शामिल की जाती हैं। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का एक कन्वेंशन है, देखिए पर्यावरण को लेकर के 1972 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई। इसके बारे में हम लोग जो है चर्चा कर चुके हैं इसके पहले भी। तो एक बार हम लोग जो है इस पूरे इशू को डिटेल से देखते हैं और लास्ट में जो है बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल जो है 2023 का, इसके प्रोविजंस देखेंगे और एक्सपर्ट्स के क्या कंसर्न्स हैं, क्या क्रिटिसिज्म हैं इस बिल के, और क्या समस्याएं फ्यूचर में दिखाई देने वाली हैं इसको लेकर के। तो इसको जो है हम लोग देखेंगे। सरकार का कहना फिलहाल ये है कि ये बिल हम इसलिए लेकर के आए हैं कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग, इन दोनों के ही स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़रा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है क्या, और इसको लेकर के इंटरनेशनल लेवल पर या फिर इंडियन सिनेरियो में, तो इंडियन सिनेरियो में कौन कौन से लॉज बनाए जा चुके हैं और यूएन के लेवल पर इंटरनेशनली बायोडाइवर्सिटी को लेकर के क्या कैंपेनिंग की गई है और अब तक उसके जो आउटकम्स हैं वो किस तरह से हैं। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। इसके पहले थोड़ा सा इसकी भूमिका आप एक बार देख समझ लीजिए। 1972 में पहला स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होता है। तो उस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के अंदर पहली बार दुनिया में पर्यावरण को लेकर के चिंता जताई जाती है। और पर्यावरण को लेकर के जताई गई चिंता के तहत आगे चल करके फर्दर एक यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की जाती है। यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम की स्थापना के साथ में आप देखेंगे आगे फर्दर जो है 1987 में आपको एक जो है ब्रंटलैंड कमीशन मिल जाएगा। तो ये भी पर्यावरण से ही संबंधित मुद्दों को लेकर के था। ब्रंटलैंड कमीशन के बाद आप देखेंगे कि 1992 का अर्थ समिट होता है। तो ये 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 20 साल बाद हुआ था, जिसको रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील का स्थान है ये रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे सबमिट कराया गया था। और इसको जो है अर्थ समिट भी बोला जाता है। तो इस अर्थ समिट के बाद 3 फील्ड्स को जो कि इन्वायरमेंट से मेनली रिलेटेड थे, उन 3 फील्ड्स को लेकर के कन्वेंशन आए। तो एक तो लैंड डिग्रेडेशन का मुद्दा था, दूसरा क्लाइमेट चेंज का मुद्दा था, और तीसरा मुद्दा जो है वो बायोडाइवर्सिटी का था। ठीक है, देखिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब आप समझने की कोशिश करिए। बायो का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जीवन से जुड़ा हुआ है। तो एक तरह से जो संसाधन हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो भी हो गई जिनमें किसी भी तरीके से जान है, तो ऐसी चीज़ें जो है वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, और लैंड डिग्रेडेशन को लेकर के जो कन्वेंशन आया यूएनसीसीडी, इसके बारे में हमने आपको बताया था। तो इसकी मीटिंग जो है आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि हर 2-2 साल के अंतर पर इसकी मीटिंग होती है यूएनसीसीडी की। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक कन्वेंशन लाया गया UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी मीटिंग जो है हर साल के अंतर पे होती है। ठीक है, तो इसकी 28 मीटिंग्स हो चुकी हैं। ऐसे ही UNCCD जो है
उसकी हर 2 साल के अंतर पे मीटिंग होती आ रही है। ऐसे ही जो बायोडाइवर्सिटी को लेकर के कन्वेंशन आया था, इसको बोलते हैं यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो हम लोग जो है इसे ही शॉर्टकट में सीबीडी भी बोला जाता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यहाँ से बायोडाइवर्सिटी का इतिहास जो है वो शुरू होता है इस कन्वेंशन के साथ। इस कन्वेंशन की पहली मीटिंग जो है वो 1994 में की गई, सॉरी। तो 1994 में मीटिंग करता कौन है? जो लोग जो है उस कन्वेंशन को जिस समय अडॉप्ट किया जा रहा है, तो अडॉप्शन के टाइम जो लोग मीटिंग में रहते हैं वो लोग जो है कन्वेंशन की पार्टीज माने जाते हैं, ठीक है। तो वही स्कॉप होते हैं, बाद में सिग्नेचर करना होता है। सिग्नेचर करने के बाद में ये रूल होता है कि अगर मान लीजिए कि 50 लोगों ने या 50 लोगों से ज़्यादा ने उसको साइन कर दिया है, तो फिर जो है उसको आगे फर्दर एक्सेप्ट मीन्स लागू कर दिया जाता है, एंटर्ड इनटू फोर्स आ जाती है। उससे कम पर जो है जनरली लागू नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है ये 1994 से स्टार्ट होती है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। मीन्स 1994 में पहली बैठक होती है, जिसको आप COP1 कह सकते हैं। और इसके बाद 3 साल तक जो है कंटिन्यू हर साल बैठक होती है। मीन्स 95 में हुई, 96 में हुई, ठीक है। तो 1994, 1995, 1996 ये 3 साल जो है एक एक साल के अंतर पर बैठक हुई। उसके बाद फिर इस बैठक को जो है 2-2 साल के अंतर पर करना स्टार्ट कर दिया। अब फिलहाल जो है 2020 में जो बैठक होनी थी वो कोविड की वजह से टलती चली गई। फिलहाल वो बैठक 2021 और 2022 में 2 जगह स्प्लिट करके की गई, एक चाइना के कुनमिंग में और दूसरा प्लेस जो है वो कनाडा में था। तो इस तरीके से 2 शहरों में जो है इस बैठक को यूएनसीबीडी के इस कॉप को 2021-22 को स्प्लिट करके आयोजित किया गया। फिलहाल अब जो बैठक होनी है वो 2024 में होनी है टर्की में। तो अब हम लोग जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को थोड़ा समझते हैं कि आखिरकार इशू है क्या। तो आप एक चीज़ ये समझिएगा कि जैसे जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं इस दुनिया में, ठीक है, बायोलॉजिकल मीन्स जीवन से संबंधित जो भी रिसोर्सेज हैं, जीवित रिसोर्सेज, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको कह सकते हैं आप, ठीक है, जिसमें आप जो है किसी भी तरीके का जेनेटिक चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं, अन्य कीटों की प्रजातियां हो सकती हैं, या अन्य प्रकार के जो है जीव जंतु हो सकते हैं। जैसे बायो में आपने पढ़ा होगा जितने तरीके के जीवों की श्रेणियाँ होती हैं, तो वो सारे कैटेगराइजेशन जो है पेड़ पौधों की श्रेणियाँ हों चाहे जीव जंतुओं की श्रेणियाँ हों, ये सारे जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। तो इनके यूज़ के द्वारा, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी खाद्य श्रृंखला है, जो फूड चेन है, उस फूड चेन में कोई प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो जो प्राइमरी लेवल पर है वो प्रोड्यूसर है। इसके अलावा बाकी के लोग जो हैं वो क्या है, इन्हीं को खा पी के एनर्जी लेते हैं, तो वो जो है कंज्यूमर हैं, ठीक है। तो बाकी के जो लेवल हैं फूड चेन में वो कंज्यूमर के लेवल हैं। केवल पहला लेवल जो है प्रोड्यूसर्स का है। प्रोड्यूसर्स में हम लोग जो है एक बार ये भी अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोडक्शन जो है 2 तरीके से करते हैं, या तो केमिकल के बेसिस पर भी जो है कर सकते हैं प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन का मतलब क्या है, जो अबायोटिक या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं उनको ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं पेड़ पौधे या फिर कुछ जीव जंतु, ठीक है। तो ये जो पेड़ पौधे और जीव जंतु, जैसे पेड़ पौधे हैं, ये क्या प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ये सबको पता है। तो इनको फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो समुद्र की गहराइयों में कहीं रहते हैं और वो क्या करते हैं, वो केमिकल्स की सहायता से जो है प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो केमिकल्स की सहायता से करते हैं, इसलिए उनको कैमो ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। तो ये 2 जो हैं ये प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आती हैं, 2 कैटेगरी। इसके अलावा बाकी सब कंज्यूमर है, कोई सेकंड लेवल का कंज्यूमर है, कोई थर्ड लेवल का कंज्यूमर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो एक दूसरे पर, आप समझ रहे होंगे किस तरीके से डिपेंडेबल भी है, एक चेन सी बनी हुई, चाहे खाद्य श्रृंखला को लेकर हो, चाहे ऊर्जा के अंतरण को लेकर के, स्थानांतरण मीन्स एनर्जी ट्रांसफ़र को लेकर के हो, एक लेवल से दूसरे लेवल में। तो ये सारी चीज़ें जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से ही कनेक्टेड है। इवन यहाँ तक कि जो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ है, नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में भी हम लोग जो है बायोलॉजिकल सोर्सेज का लगातार इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई लकड़ी काट के आप जो है अपने घर में तख्त लगा रहे हैं, तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। लकड़ी काट के आपने कुछ बनाया, या फिर आपने जो है इस तरीके की कई सारी चीज़ें, मीन्स आप घर में आप देखेंगे अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनमें बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है। तो ये अब हम लोग देखते हैं जरा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। तो इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन को
ओ सॉरी, हमने इसको पहले ही बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन बोल दिया, मीन्स द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को फॉर्मली बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के तौर पर भी माना जाता है, मीन्स इसको बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन भी बोला जाता है। और ये एक तरह की मल्टीलेटरल ट्रीटी है, मीन्स समझ रहे होंगे कई सारे देश इसके मेंबर हैं। 3 मेन गोल्स हैं, इन मेन गोल्स को आप जरूर बहुत गौर से समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इन 3 गोल्स को सर्व करने के लिए आगे और भी डेवलपमेंट हुए। जो मीटिंग्स होती हैं ना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, यानी जो कॉप सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, इनमें डेवलपमेंट होते रहते हैं हर बार, हर 2-2 साल के ऊपर। अब देखिए डेवलपमेंट क्या है, देखिए हर बार तुरंत ऐसा तो है नहीं हर साल एक नया प्लान लेके आ जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हैं वो जल्दी जल्दी नहीं, कुछ थोड़ा टाइम लगता है, कुछ थोड़े टाइम गैप पर रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी डेवलपमेंट किए जाएंगे तो वो स्टेक होल्डर्स को ही लेके होंगे। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में मेन क्या है, या तो जो है देखिए प्लांट्स हैं, या फिर जो है मरीन बायोडाइवर्सिटी एरिया है, या फिर जो जंगल वगैरह के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, यही सारी चीज़ें, तो इन्हीं को लेकर के प्रोविजंस बनाए जाते हैं। तो फर्दर इसमें जो है जैसे नागोया प्रोटोकॉल है, कार्टेजना प्रोटोकॉल है, या ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लांट कंजर्वेशन प्लान है, तो इस तरीके के कई सारे प्लान और कुछ बॉडीज इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाई गई हैं कि किस तरीके से ये कन्वेंशन की जो कॉप बॉडी है वो किस तरीके से काम करती रहेगी। तो अब हम लोग सारा समझेंगे कि 3 मेन गोल्स क्या हैं इस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के। तो आप ये 3 मेन गोल्स को जब देखोगे तो पहला गोल है द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये तो सिंपल सा है, इसमें कुछ सोचने की बात है ही नहीं, ठीक है, या इसको बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं। द सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स का मतलब आप यूज़ तो करेंगे ही। देखिए ह्यूमन लाइफ में बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की नेसेसिटी है, नेसेसरी रूप से आपको रिक्वायर्ड है ही। भाई आप बीमार हैं, कोई दवाई किसी पेड़ से बनती है तो आपको लेना ही पड़ेगा। या फिर मान लीजिए किसी तरीके का कोई प्रोटीन है जो साग सब्जियों में नहीं पाया जाता लेकिन मांसाहार के तौर पर जो है मांस वगैरह में उपस्थित है, तो इस तरीके का जो है कोई प्रोटीन लेने के लिए आपको मांसाहार करना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ जो पेयर ऑफ वेजिटेबल्स एंड लेंटिल्स होते हैं, यानी जो दालों और सब्जियों के कुछ जो जोड़े ऐसे हैं कि जिसमें प्रोटीन के सभी जो भी आपको चाहिए प्रोटीन, देखिए प्रोटीन हमने आपको पहले बताया नॉन एसेंशियल होते हैं, एसेंशियल होते हैं। तो आपकी बॉडी कुछ बना लेती है और कुछ प्रोटीन को नहीं बना पाती है। जो प्रोटीन नहीं बना पाती है उनको आपको बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे जो है 9 प्रोटीन्स हैं, तो उन्हीं 9 प्रोटीन्स को हम लोग डाइट के थ्रू लेते हैं। तो कुल मिला के हम लोगों को सस्टेनेबल यूज़ मतलब कि ऐसा यूज़ ना करें आप कि आपके टाइम में ही ख़त्म हो जाए, आपकी अगली पीढ़ी के लिए भी जो है वो चीज़ें बची रहें। जैसे सपोज़ करिए कि किसी जगह पर 10 पेड़ उगते हैं और 10 पेड़ जो है उगते हैं, अगर आप एक पेड़ उखाड़ते हो तो एक पेड़ जो है अगला 1 महीना लेता है। तो आप ऐसे यूज़ करिए कि अगर आपने 5 पेड़ उखाड़े हैं तो उन 5 पेड़ों को कम से कम 5 महीना यूज़ करने में लगाइए ताकि दोबारा से 5 पेड़ निकल आए। ऐसा मत करिए कि एक बार में 10 पेड़ काट लिए और फिर अब दोबारा उगने के लिए ना बीज बचा ना कुछ बचा, संसाधन समाप्त कर दिया आपने पूरी तरीके से, तो इसका असर जो है अगली पीढ़ियों पर बुरा पड़ेगा। तो 10 सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट। और उसके बाद तीसरा है इसका जो गोल है, तो तीसरा गोल है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। तो जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं इनसे अगर किसी तरीके का बेनिफिट आप जनरेट कर रहे हैं, कोई लाभ उठा रहे हैं, तो फिर उसको जो है फेयर एंड इक्विटेबल तरीके से आपको शेयर करना होगा अमॉन्ग द कम्युनिटी फ्रॉम वेयर यू गॉट दैट बायोलॉजिकल रिसोर्स, आपको जहाँ से भी वो बायोलॉजिकल रिसोर्स मिली है। अब आप आगे देखिए, फटाफट देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो कन्वेंशन था इसका ऑब्जेक्टिव था टू डेवलप नेशनल स्ट्रेटजीज फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आप समझ गए होंगे कि नेशनल स्ट्रेटजीज को डेवलप कराना। बात अगर करें इसकी तो ये जो CBD है, CBD अर्थ समिट में सिग्नेचर के लिए खुला 5 जून 1992 को और 29 दिसंबर 1993 से जो है ये लागू हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स केवल एक ऐसा UN मेंबर स्टेट है जिसने इस कन्वेंशन को रेटिफाइड नहीं किया। ये ध्यान रखिएगा, सिग्नेचर किया है, रेटिफाइड नहीं किया है। रेटिफाइड करने का मतलब होता है कि आप सिग्नेचर करने के बाद अपने यहाँ उसी की तर्ज पर उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग कोई कानून और व्यवस्था स्थापित कर दें, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो रेटिफाइड नहीं किया पर सिग्नेटरी है ये, ठीक है। केवल ऐसा एकमात्र ओनली UN मेंबर स्टेट है जिसने रेटिफाई नहीं किया है। बाकी आप ये ध्यान रखिएगा कि CBD को कई ऐसे भी देश हैं जो UN के मेंबर नहीं हैं, उन्होंने भी जो है इस पे साइन किए हुए हैं और रेटिफिकेशन भी किया है, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि UN के बाहर के लोग CBD को साइन नहीं कर सकते। दूसरा ये इसके 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स भी हैं, पहला कार्टाजेना प्रोटोकॉल, दूसरा नागोया प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल की अगर आप बात करें तो ये बायो सेफ्टी से रिलेटेड है। अब आप देखिए बायो सेफ्टी का मतलब क्या है।
अब हम अभी जो बात कर रहे थे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो हम लोग जेनेटिक चेंज कर सकते हैं, उनके जीन में चेंज कर सकते हैं, तो ऐसी ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अगर आप जीन में चेंज कर देते हैं तो उनको LMOs बोला जाता है, या आप उसको जो है GMOs भी बोल सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये LMOs और GMOs जो हैं इनको लेकर के जो मूवमेंट होता है दुनिया में, सपोज करिए किसी ने जीन में चेंज करके कोई फसल उगाई, अपने यहाँ इस्तेमाल नहीं किए, दूसरे के यहाँ भेज दिया है कि पहले इनको खिला के देखते हैं कि जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे, तो ऐसा मूवमेंट आप नहीं कर सकते। इसको कंट्रोल करने के लिए जो है ये कार्टेजेना प्रोटोकॉल लाया गया था। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी जो है वो क्या है, एन इंटरनेशनल ट्रीटी गवर्निंग द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। और ये जेनेटिक चेंज आप करोगे कैसे, तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही तो करोगे। तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई गई कोई लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है उसके किसी मूवमेंट को फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, इसको रेगुलेट करने का, इसको गवर्न करने का काम करता है ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल। और इसको अडॉप्ट किया गया 29 जनवरी 2000 को, और 3 साल बाद ये लागू हो पाया 11 सितंबर 2003 को। दूसरा प्रोटोकॉल जो है वो नागोया प्रोटोकॉल है, और नागोया प्रोटोकॉल एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज को लेकर के है कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उन तक सबकी पहुंच हो। ठीक है, और सबकी पहुंच होने के साथ ही साथ में अगर उनसे कोई बेनिफिट होता है तो उसका फेयर एंड इक्विटेबल शेयर किया जा सके, इसको लेकर के नागोया प्रोटोकॉल है। तो आप समझ गए होंगे, देखिए 3 टारगेट थे। पहला तो ये था कि कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, तो उसके लिए तो सब कुछ कर ही रहे हैं, CBD ही बना लिया पूरा। बाकी के 2 जो थे, तो पहले के लिए जो दूसरा पॉइंट था मीन्स नुकसान नहीं पहुंचाने वाला दूसरों को, तो उसके लिए बना दिया कार्टाजेना प्रोटोकॉल, और इसको बनाया नागोया प्रोटोकॉल को किसके लिए, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग के लिए। तो अब आप इसके बारे में आप देखिए, तो ये एक तरीके से CBD का जो है सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है, और ये एक ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क बनाता है किसके लिए, जो एक ऑब्जेक्टिव है जो हमने आपको बता दिया, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। नागोया प्रोटोकॉल को अगर आप देखेंगे तो ये 2010 में अडॉप्ट किया गया और एंटर्ड इनटू फोर्स 2014। ये इतना जो फोर्स मतलब लागू होने में जो टाइम लग जाता है ना, जब पहले तो अडॉप्ट होता है, तो होता क्या, देखिए कन्वेंशन आया, डिस्कशन स्टार्ट हुआ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, या फिर मान लीजिए कन्वेंशन की अगर अपनी पार्टी है तो कन्वेंशन की मीटिंग के दौरान डिस्कशन स्टार्ट हुआ। सारी पार्टीज़ के बीच कई मीटिंग्स की वार्ता होती है, सारे देश अपने जो प्रोविज़न होते हैं किसी कन्वेंशन को लेकर के उस पर अपनी अपनी राय रखते हैं, अपने फ़ायदे नुकसान बताते हैं कि हमारे लिए ठीक नहीं, सब बताने के बाद उसमें जहाँ जो कुछ भी सुधार किया जा सकता है वो किया जाता है। जब फाइनल सब सहमति बन जाती है सारे प्रावधानों पर, तब जो है उसे अडॉप्ट किया जाता है। अडॉप्ट करने के बाद अब देखिए एक चीज़ और भी है कि अब चूंकि बहुत बड़ा जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, तो अडॉप्ट तो हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को उसमें आपत्ति रहती है। तो जब सिग्नेचर के लिए ओपन किया जाता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभी सिग्नेचर नहीं भी करते हैं। ठीक है, तो सिग्नेटरी होने चाहिए। सिग्नेटरी होने के बाद में ये भी शर्त है कि कितने सिग्नेटरी होंगे तब लागू किया जा सकता है। तो जनरली मिनिमम 50 की लिमिट रखी जाती है, उसके बाद में फिर जो है लागू कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है जो नागोया प्रोटोकॉल है वो 29 अक्टूबर 2010 को अडॉप्ट किया गया और 2014 में इसको फोर्स में मीन्स लागू कर दिया गया। इसके अलावा आप देखिए 2010 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स जिस साल नागोया प्रोटोकॉल आया है, तो नागोया प्रोटोकॉल वाला साल 2010 इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि इसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी अनाउंस किया गया था। ओके, और इसका कौन देखभाल कर रहा था? कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो सेक्रेटेरिएट था उसके लिए फोकल पॉइंट के तौर पर काम कर रहा था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद एक और खास बात कि जो 2011 से 2020 तक का दशक था, इस पूरे दशक को ही यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी घोषित कर दिया गया दिसंबर 2010 में। आप देख रहे होंगे अक्टूबर में नागोया प्रोटोकॉल आता है, दिसंबर में जो है क्या किया गया, इसको यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर दिया पूरे दशक को ही यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद में जो है स्ट्रेटजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी बनाया गया 2011 से 20 तक के लिए, और 2010 में ये चीज़ हुई। फिर से देख लीजिए, स्ट्रेटजिक प्लान बनाया गया बायोडाइवर्सिटी 2011 से 20 तक के लिए, और यही जो प्लान बनाया गया था इस प्लान के अंदर जो है आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स शामिल किए गए। अब आप समझ गए होंगे कि 2011 से 20 तक का प्लान था, तो जो आईची टारगेट्स हैं वो 2011 से 20 तक के लिए ही
रहे होंगे। अब हमें जो है समझने की एक चीज़ और बची कि 2020 के बाद फिर इसके बाद जो है क्या किया गया। फिलहाल आप ये समझिए कि पहली मीटिंग जो है कॉप की वो हुई थी 1994 में नसाऊ बहामास में। बहामास कंट्री है एक, है ना, कैरिबियन कंट्रीज़ में। और जो अभी मोस्ट रिसेंट मीटिंग हुई है कॉप 15, वो कुनमिंग चाइना और मॉन्ट्रियल कनाडा, दो जगह स्प्लिट करके की गई 2021 और 22 में। और बाकी जो कॉप 24 है वो तुर्की में किया जाना है। तो इस तरीके से पूरा जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। इसके अलावा एक एरिया जो है आप रह गया होगा, देख रहे होंगे कि मरीन एंड कोस्टल बायोडाइवर्सिटी। अभी देखिए मरीन एंड कोस्टल बायोडाइवर्सिटी को लेकर के ये जो कॉप समिट चलते हैं इनमें बहुत ज़्यादा जो है क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी। तो मरीन एंड कोस्टल डाइवर्सिटी के लिए जो है अभी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक BBNJ करके एक कन्वेंशन जो है उस पर डिस्कशन चल रहा है। 5 राउंड की वार्ता हो चुकी है, हालांकि उस पर सहमति बन गई है, एडॉप्टेड किया है शायद उन लोगों ने। देख लीजिएगा आप लोग। BBNJ मतलब ये है कि बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शंस बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, ये मतलब है उसका कि जो EEZ होता है देशों का, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जो समुद्र में, उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर ऐसा कोई जो एरिया है समुद्र का जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को साइंटिफिक बेसिस पर, साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पर वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को वैल्यूएबल मानते हैं, और उसके लिए जो है उस एरिया को मरीन बायोडाइवर्सिटी एरिया जो है उसको घोषित करना है, और साथ ही साथ में उसके भी फेयर एंड इक्विटेबल यूज़ को सुनिश्चित करना है, यूटिलाइजेशन को सुनिश्चित करना है। ये उद्देश्य है उस BBNJ का। ठीक है, ये देखिए नीचे लास्ट में दे भी रखा है कि मरीन एंड कोस्टल बायोडाइवर्सिटी जो है इसका फोकस कहाँ है, टू आइडेंटिफाई इकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मरीन एरियाज इन स्पेसिफिक ओशियन लोकेशंस बेस्ड ऑन साइंटिफिक क्राइटेरिया। द एम इज टू क्रिएट एन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट। ये याद रखिएगा ये बात कि ये मरीन एंड कोस्टल बायोडाइवर्सिटी को लेकर के जो डॉक्यूमेंट आ रहा है BBNJ, ये लीगली बाइंडिंग होगा। ठीक है, और जो मरीन बायोडाइवर्सिटी एरियाज होंगे, आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक क्षेत्र जो है वो किसके अंदर चलता है, अंक्लोस लॉ के अंदर चलता है। ये भी जो है यूनाइटेड नेशंस का जो अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक क्षेत्र है उसके प्रबंधन के लिए बनाया हुआ नियम है। तो अंक्लोस के अंदर ही उन मरीन बायोडाइवर्सिटी एरियाज का भी प्रबंधन देखा जाएगा। फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट होगा। और काम क्या होगा इसका, तो मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बियॉन्ड एरियाज ऑफ नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, ये जो है ये पूरा एक कन्वेंशन टाइप का ही है। आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी आप देखिए कि कौन कौन सी बॉडीज जो हैं स्थापित की गई हैं इसके अंदर, CBD के अंदर। तो आप देख रहे होंगे कि कन्वेंशन की गवर्निंग बॉडी कौन है, तो कन्वेंशन की गवर्निंग बॉडी सीधी सी बात है जो सदस्य हैं वही होंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ हैं। ठीक है, तो सारे जो गवर्नमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट्स, इसके अलावा जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसमें शामिल रहती हैं। फिलहाल जो देश हैं उन्होंने क्या किया है कि रेटिफाई किया है ट्रीटी को। रेटिफाई करने के बाद में इनका काम क्या है, ये कमेटी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है रिव्यू करती है प्रोग्रेस को, पहली चीज़। दूसरी बात, न्यू प्रायोरिटीज़ को आइडेंटिफाई करती है कि आगे हम लोग और क्या क्या बेहतर प्रायोरिटीज़ क्या रखें। दूसरा कि क्या वर्क प्लान होगा किसी सदस्य के लिए, अलग अलग सदस्यों के लिए अलग अलग वर्क प्लान को भी तय करने का काम जो है यही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करती है। इसके अलावा अगर कन्वेंशन में कोई अमेंडमेंट करना है तो वो भी यही कॉप करेगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करेगा। अब आप देख रहे होंगे कितना काम करता है। एक्सपर्ट एडवाइजरी बॉडीज जो हैं उनको बनाता है, अगर किसी मुद्दे पर सलाह चाहिए बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। रिव्यू प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बाई मेंबर नेशंस, मेंबर नेशंस क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं हर कॉप में कि हमने जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या क्या स्टेप लिए पिछले 2 साल में, या फिर जो है आईची टारगेट जैसे 2011 के 20 थे तो बताना पड़ता है कि भाई देखो हमने ये किया है अपने यहाँ। इसके अलावा कोलैबोरेट विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एग्रीमेंट्स, अगर कहीं और कोई एग्रीमेंट्स वगैरह रिलेटेड है बायोडाइवर्सिटी से कहीं मैच करता हो। अभी आप देखेंगे भारत के लिए जो बायोडाइवर्सिटी के लॉज हम आपको बताएंगे तब आप देखेंगे कि आपने जो सोचे भी नहीं होंगे कि ये लॉ भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेट करेंगे, वो लॉ जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ऐसे ही यहाँ भी अदर लॉज जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हैं
इंटरनेशनल लॉज, तो उनको भी जो है उनके साथ में कोलैबोरेटिव वे में, कोऑर्डिनेटेड वे में जो है बायोडाइवर्सिटी को लेकर के काम करने का निर्देशन बनाना, ये जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का काम है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि सारा जो भी इसका काम है संभालने के लिए इसने अपने कुछ जो है कमेटीज़ बना रखी हैं, कुछ मैकेनिज्म जो है बना रखी हैं। तो जो मेन ऑर्गन्स हैं, देखिए कमेटीज़ और मैकेनिज्म तो बना ही रखी हैं, इसके अलावा 3 मेन ऑर्गन भी हैं। और ये जो कमेटी और मैकेनिज्म होती हैं ये एडॉक बेसिस पे होती हैं, अस्थायी तौर पर गठित की जाती हैं, अपना काम करके ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में जो मेन ऑर्गन्स हैं, तो पहला तो है सचिवालय हो गया CBD का। ठीक है, ये कहाँ है, तो मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में है और ये काम करता है UNEP के अंदर। काम क्या है इसका, तो मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना, कोई डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करना है, या फिर जो मेंबर गवर्नमेंट्स हैं उनको जो है किसी तरीके का असिस्टेंस देना है। ठीक है, दूसरी बॉडी जो है इसको कहते हैं SBSTTA। तो ये क्या है, सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस। आप समझ गए होंगे, अगर साइंटिफिक टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल एडवाइस चाहिए बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, तो ये काम जो है ये सब्सिडरी बॉडी करती है। और ये करेगी क्या, खुद से एक तरीके की, वैसे तो खुद ही एक कमेटी है, और ये कमेटी जो है क्या करती है, रिकमेंडेशंस देती है जब इससे मांगा जाता है, और तीनों तरीके की रिकमेंडेशंस दे सकती है, चाहे साइंटिफिक हो, चाहे टेक्निकल हो, टेक्नोलॉजिकल हो। इसके अलावा मान लीजिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है, हालांकि इन चीज़ों में जो है सारे मुद्दे शामिल हो जाएंगे। उसके बाद आप तीसरी बॉडी की तरफ देखेंगे, बाकी आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो जैसे जो सेक्रेटेरिएट है तो वो तो मीटिंग वगैरह अरेंज ही कराता है, तो हर 2 साल पर मीटिंग होती है। लेकिन ये जो एडवाइजरी बॉडी थी, तो ये एडवाइजरी बॉडी भी मीटिंग करती रहती है, और ये 2 साल के अंतर पे नहीं करती। देख रहे होंगे आपकी 24वीं मीटिंग जो है इसकी जेनेवा स्विट्जरलैंड में 2022 में हुई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये हर 2 साल पे मीटिंग करती हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरी बॉडी देख लीजिए, सब्सिडरी बॉडी ऑन इम्प्लीमेंटेशन। तो आपने देख लिया, एक आदमी मीटिंग करा रहा है, एक आदमी एडवाइस देने का काम कर रहा है, और ये सब जो बना है 3 तमाशा, तो इस 3 तमाशा को लागू कौन कराएगा, तो इस लागू कराने का काम जो है वो ये सब्सिडरी बॉडी करेगी, जिसको SBI बोलते हैं। और ये 2014 से बनी है, बहुत काफ़ी लेट है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो 2014 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ने जो है ये सब्सिडरी बॉडी ऑन इम्प्लीमेंटेशन को बनाया। क्यों, रिप्लेस किया किस चीज़ को, एडॉक ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप ऑन रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन। एक एडॉक ग्रुप बना रखा था, ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप, जिसका काम था कन्वेंशन के इम्प्लीमेंटेशन को देखना, तो एक परमानेंट बॉडी बना दी 2014 के बाद। इसके जो है 4 मेन कोर फंक्शन है। तो मेन कोर फंक्शन इसके क्या क्या है, रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटेशन, समझ गए होंगे आप। दूसरा, स्ट्रेटेजिक एक्शंस टू इनहेंस इम्प्लीमेंटेशन, अगर कहीं इम्प्लीमेंटेशन धीरे हो रहा है तो कैसे तेज हो सकता है, इसके लिए स्ट्रेटेजिक एक्शंस लेना। स्ट्रेंथनिंग मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, मीन्स सारे काम जो है इम्प्लीमेंटेशन के ही पीछे पड़े रहे। और इम्प्लीमेंटेशन में 3, तो इम्प्लीमेंटेशन को किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उनका रिव्यू करना, स्ट्रेटेजिक एक्शन बनाना, स्ट्रेंथन करना, और चौथा जो कन्वेंशन के प्रोटोकॉल हैं और खुद कन्वेंशन है, ये कैसा जो है चल पा रहा है ऑपरेशन इसके, ये चारों चीज़ों की देखभाल करना है। और इसकी मीटिंग जो है, और ये आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा गैप के साथ होती है। जैसे आप देख रहे हैं केवल 3 ही मीटिंग हो पाई है 2014 से 2022 तक, तो ऐसा कोई फिक्स टाइम इंटरवल नहीं है। इसको लेकर के किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है। इसके अलावा एक ब्यूरो ऑफ द कॉन्फ्रेंस है, तो वो ब्यूरो ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी जो है वो ब्यूरो ऑफ द SBI के तौर पर काम करता है। अब कौन कौन से एक्शन प्लान बनाए गए हैं CBD के अंदर, तो इसको आप देख लीजिए। कार्टाजेना प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग जो है ऊपर एडॉप्शन की डेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जनवरी 2000 में इसको अडॉप्ट किया गया था। प्रोविज़न आप इसका एक बार थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए। देखिए, द बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल, इसको ये भी कहते हैं बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल, है ना, कार्टाजेना प्रोटोकॉल को। तो बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल सीक्स टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम द पोटेंशियल रिस्क posed by living modified organisms resulting from modern biotechnology। इनसे जो भी खतरा है उससे बचाने के लिए या रोकने के लिए जो है इस कार्टाजेना प्रोटोकॉल को बनाया गया, जो एलोमोज और GMOs हैं। इसके बाद क्लियर क्या करता है ये, द बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल मेक्स क्लियर दैट प्रोडक्ट्स फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजीज, जो नई तकनीक से बने प्रोडक्ट हैं, मस्ट बी बेस्ड ऑन द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, मीन्स प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पर बेस्ड होना चाहिए इनका प्रोडक्शन। पहली बात कि अगर आप दे भी रहे हैं किसी को यूज़ करने कोई प्रिकॉशन है तो उसको बताइए, या फिर जो है पहले से इतनी चिंता रखिए इस बात की कि किसी तरीके का गलत इम्पैक्ट ना हो फर्दर। एंड अलाउ डेवलपिंग नेशंस टू बैलेंस पब्लिक हेल्थ अगेंस्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स।
तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के आगे जो है पब्लिक हेल्थ को वरीयता दें, इस बात को जो है अलाउ करता है देशों को कार्टाजेना प्रोटोकॉल। एग्जाम्पल देते हैं कि लेट कंट्रीज बैन इम्पोर्ट्स ऑफ ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मीन्स अगर कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को कोई देश जो है वो बैन करना चाहता है, इफ़ दे फील देयर इज़ नॉट एनफ साइंटिफिक एविडेंस, अगर उन्हें ये लगता है कि कोई पर्याप्त जो है साइंटिफिक एविडेंस, वैज्ञानिक प्रमाण इस बात के नहीं है कि द प्रोडक्ट इज सेफ, एंड रिक्वायर्स एक्सपोर्टर्स टू लेबल शिपमेंट्स कंटेनिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड कमोडिटीज सच एज कॉर्न और कॉटन। इसके अलावा अगर आप कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड कमोडिटी को जो है भेज रहे हैं किसी कंटेनर में, तो एटलीस्ट जो है लेबलिंग होनी चाहिए इस बात की कि ये जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड कमोडिटी है। तो ये जो है ये काम है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का। और इसके बाद 2000 में जब इसको अडॉप्ट कर लिया गया तो 50 लोगों ने जब जो है रेटिफिकेशन, एक्सेशन, अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, आप जो कहना चाहो वो जब दे दिया, तो ये 11 सितंबर 2003 से कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है लागू हो गया। उसके बाद 2002 में, मीन्स लागू तो देखिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2003 है, पर 2003 में वो 2000 में ही अडॉप्ट कर चुके थे ना, तो उसी बीच में जो है इसके लागू होने से पहले 2002 में जो है ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर प्लांट कंजर्वेशन जो है बनाई इसने, और ये बनी है अप्रैल 2002 में। जो UNCBD की पार्टीज थी, इन्होंने ग्रैंड कैनेरिया डिक्लेरेशन के तौर पे, ये ग्रैंड कैनेरिया जो है ये मैक्सिको का शहर है, देख लीजिएगा इसको एक बार, तो मैक्सिको का ही शहर है वैसे, एक बार फिर भी देख लीजिएगा आप लोग। तो ग्रैंड कैनेरिया डिक्लेरेशन कॉलिंग फॉर अ ग्लोबल प्लांट कंजर्वेशन स्ट्रेटजी एंड अडॉप्टेड 16 पॉइंट प्लान, 16 बिंदुओं का जो है एक प्लान था ये ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर प्लांट कंजर्वेशन। क्यों? टू स्लो द रेट ऑफ प्लांट एक्सटिंक्शंस अराउंड द वर्ल्ड बाई 2010, कि 2010 तक, 2002 में बना ना, तो 2010 तक जो प्लांट एक्सटिंक्शंस का रेट, मीन्स प्लांट्स के उत्पाद जो स्पीसीज हैं उनके एक्सटिंक्शन मीन्स विलुप्त हो जाने का जो दौर चल रहा था, जो दर थी विलुप्त हो जाने की पेड़ों के, पौधों के, तो पौधों के विलुप्त हो जाने की दर को धीमा किया जाए, इसके लिए 16 पॉइंट एक्शन को, 16 पॉइंट प्लान को अकॉर्डिंग टू ग्रैंड कैनेरिया डिक्लेरेशन 2002 में अपना करके ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर प्लांट कंजर्वेशन बनाया गया। अगला देखिए आप, तीसरा नागोया प्रोटोकॉल 2010 का, तो इसका काम क्या था? एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स को लेकर के ये हम आपको बता चुके हैं। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 29 अक्टूबर 2010 को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। और अडॉप्ट करने के बाद में इसी समय जो है यहीं पे आईची पॉइंट भी 2011 से 20 तक में दशक घोषित किया गया था, उसके लिए आईची टारगेट्स भी तय किए गए, ठीक है। और आईची टारगेट्स के साथ ही साथ में 12 अक्टूबर 2014 से जो है नागोया प्रोटोकॉल लागू होता है। ये बात आप याद रखिएगा, 2010 में अडॉप्ट हुआ, 2014 से इसको लागू किया गया है। और ये आया कब? 10वीं मीटिंग थी किसकी? UNCBD के कॉप की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की, ठीक है। तो कॉप 10 मीटिंग में जो है उसमें अडॉप्ट किया गया नागोया प्रोटोकॉल को, ये याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। पहला कार्टेजेना था, दूसरा ग्लोबल कंजर्वेशन प्लांट स्ट्रेटजी थी, और तीसरा जो है ये नागोया प्रोटोकॉल है। चौथा आप देखेंगे तो स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 से 20 दशक घोषित किया था, तो स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना ही था। तो इस स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर जो है आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स तय किए गए थे, जिसमें 20 टारगेट जो है शामिल थे। और ये 20 टारगेट्स का काम क्या था? जो स्ट्रेटेजिक प्लान बना था बायोडाइवर्सिटी के लिए 2011 से 20 तक का, उसको उसमें 5 लक्ष्य तय किए गए थे कि इन 5 लक्ष्यों को हमें अचीव करना है। और इन 5 लक्ष्यों को अचीव करने के लिए एक्शन क्या लेंगे, तो उन एक्शन के तौर पर जो है आईची टारगेट्स को चुना गया। तो 20 ऐसे एक्शन जो स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी फॉर 2011 टू 2020 को अचीव करने में अपना रोल निभाने वाले थे। तो वो कौन कौन से 5 टारगेट थे एक बार देख लीजिए आप। तो पहला टारगेट था एड्रेस द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। तो जो कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस थे उनको एड्रेस करना। दूसरा क्या था? रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर्स ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज। जहां भी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर पड़ रहा है, मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा दोहन करते चले जा रहे हैं आप, तो
वहाँ पर जो है उसको एड्रेस करना। तीसरा, टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाई सेफ गार्डिंग इकोसिस्टम्स स्पीसीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। चौथा, enhance the benefits to all from biodiversity and ecosystem services, मीन्स जो बेनिफिट्स हैं वो सब तक पहुँचे बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज के। और पांचवा और अंतिम था, इनहेंस इम्प्लीमेंटेशन थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, नॉलेज मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। हर पॉइंट पे ध्यान दीजिए आप। इम्प्लीमेंटेशन को इन्हेंस करना कैसे? पार्टिसिपेटरी प्लानिंग के द्वारा, नॉलेज मैनेजमेंट के द्वारा, मींस एक्सचेंज करके बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना, और कैपेसिटी बिल्डिंग और प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी ढांचागत विनिर्माण करना है तो उस ढांचागत विनिर्माण की ओर ध्यान देना। तो ये जो है 5 लक्ष्य थे स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर जो डिकेड था उस डिकेड के लिए, जिसके लिए आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो 20 थे उनको तय किया गया था। जब 2015 में एसडीजी गोल्स लॉन्च किए गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको एजेंडा 2030 भी कहा जाता है, तो ये एजेंडा 2030 जब लॉन्च किया तो उसी समय जो सीबीडी था, इस सीबीडी ने जो है एक टेक्निकल नोट मैपिंग और मींस एक टेक्निकल नोट मैपिंग को जारी किया, और साथ में उस नोट मैपिंग के थ्रू ये दिखाया कि ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं ये किस तरह से हमारे आईची टारगेट्स के साथ में कनेक्ट करते हैं, जो कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। कुल मिला के ये दिखाना चाहते थे कि बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ गहरा संबंध है। अब उसके बाद में हम देख लेते हैं कि 2020 के बाद जो है, अब 2011 से 20 का दशक तो खत्म हो गया, तो 2020 के बाद जो है क्या ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है ये लोग प्लान कर रहे हैं। तो 2020 के बाद आप देख रहे होंगे इस प्लान को बोला जाता है पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, और इसका काम क्या है? टू गाइड एक्शन थ्रू 2030। एसडीजी तो चल ही रहे 2030 तक के लिए, तो बस गाइड एक्शन का काम करेगा ये प्लान, ठीक है। और इसका जो पहला ड्राफ्ट था वो 2021 में आया, और फाइनल कंटेंट जो है उसको डिस्कस किया गया COP15 की मीटिंग में। अभी जस्ट पीछे लास्ट जो मीटिंग हो गई है कुनमिंग चाइना और मॉन्ट्रियल कनाडा में, इसके अंदर जो है की पॉइंट्स क्या रखे गए हैं? तो की पॉइंट्स जो रखे गए हैं जिसको लेकर के विवादित भी रहे इसके अंदर के प्लान, तो एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन को घटाना, दूसरा बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। तो बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल सीक्वेंस का मतलब समझ रहे हैं ना आप, जो जीनोम वगैरह की सीक्वेंसिंग की जाती है, तो डिजिटल इस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो यूज़ किया जा रहा है बायोडाइवर्सिटी के साथ इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में जहाँ भी, तो उसको जो है किस तरीके से बेनिफिट्स को सारे लोग आपस में शेयर कर सकें। तो ये दोनों जो है आपस में विवादित पॉइंट रहे। कुल मिला के 19 दिसंबर 2022 को एक फाइनल वर्जन जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया बाय द सीबीडी, और इसमें जो है कई सारे एम्बिशियस गोल्स हैं जिनका वास्तव में जो लक्ष्य है अंततोगत्वा, लक्ष्य ये ध्यान रखिएगा बहुत ज़रूरी है, इसको 30x30 इनिशिएटिव के नाम से भी जाना जा रहा है। लक्ष्य क्या है 30x30 इनिशिएटिव का मतलब? एटलीस्ट 30% ऑफ ग्लोबल लैंड एंड सी एज प्रोटेक्टेड एरियाज, मीन्स जो 30% ग्लोबल लैंड एंड सी जो है उसको एज प्रोटेक्टेड एरियाज जो है डिक्लेयर करना है। ये पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का टारगेट है, ये ध्यान रखिएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार, एटलीस्ट 30% ऑफ ग्लोबल लैंड एंड सी एज प्रोटेक्टेड एरियाज नोन एज द 30x30 इनिशिएटिव। अच्छा, ये जो BBNJ की बात कर रहे थे, तो BBNJ को आप हल्के मत लीजिए, देखिए कहाँ कहाँ फोकस है, मतलब आपको याद नहीं रखना है, लेकिन एक निगाह आप देख लीजिए जिससे आप कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर। अगर कभी उल्टा सीधा स्टेटमेंट बनाने की कोई कोशिश करे कि यहाँ तक लिमिटेड है वहाँ तक लिमिटेड है, तो देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ ईस्टर्न अटलांटिक ओशियन, इतने तो अटलांटिक ओशियन मीन नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशियन, साउथ ईस्टर्न अटलांटिक ओशियन, बाल्टिक सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, सीज ऑफ ईस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशियन। कुल मिला के दुनिया में कोई सी बचने वाला नहीं है, ठीक है। BBNJ का मतलब आप समझिए अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक क्षेत्र पूरा ही उसमें शामिल है, तो इसमें आप जो है किसी भी तरीके से कोई कन्फ्यूजन में आप मत आ जाइएगा। ये ध्यान रखिएगा कि BBNJ की जो ट्रीटी है, इस ट्रीटी या कन्वेंशन के अंदर जो मरीन बायोडाइवर्सिटी एरिया चिन्हित किए जाएंगे, इनको नाम क्या दे रहे हैं? EBSAs। तो देखकर कभी कंफ्यूज नहीं होना है। EBSAs का मतलब है इकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मरीन एरियाज, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है।
और ये जो ट्रीटी होगी, बाइंडिंग ट्रीटी होगी BBNJ, अंडर अनक्लोज जो है काम करेगी बियॉन्ड एरियाज ऑफ नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। कुल मिला के आप देख लीजिए कि ये BBNJ ट्रीटी जो है काम क्या करेगी, इट इंटीग्रेट्स EBSAs वल्नरेबल मरीन इकोसिस्टम्स एंड हाई सीज यानी मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज विद ब्लू ग्रोथ सिनेरियोज। देयर इज ऑल्सो लिंकेज विद द EU मरीन स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क डायरेक्टिव। तो यूरोपियन यूनियन का जो मरीन स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क डायरेक्टिव है उसके साथ में भी जो है लिंकेज रहेगा इस प्लान का, BBNJ का। तो इसको लेकर के कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इंडिया के फौना एंड फ्लोरा की अगर आप बात करेंगे तो आप एक बार देख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर मींस आयुषियन, इंडिया जो है एक मेगा डाइवर्स कंट्री है जिसका एरिया है कुल मिलाकर के 2.4% ऑफ द वर्ल्ड, बट जो बायोडाइवर्सिटी है वो 7 to 8% ऑफ ऑल रिकॉर्डेड स्पीसीज जो हैं वो भारत में है। दुनिया की 7 से 8% प्रजातियां भारत में हैं, इंक्लूडिंग स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स मीन्स जानवर और पौधों को मिलाकर के टोटल जितनी प्रजातियां हैं दुनिया में उसकी 7 से 8% प्रजातियां जो हैं वो भारत के अंदर पाई जाती हैं, जबकि क्षेत्रफल हमारा जो है 2.4% ऑफ द वर्ल्ड है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 45,000 स्पीसीज़ हैं प्लांट्स की जो लगभग 7% पड़ती हैं दुनिया के टोटल का, जिसमें से 33% जो है वो एंडेमिक हैं मीन्स भारत में ही मूल रूप से पाई जाती हैं। इसके अलावा 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, 91,000 एनिमल स्पीसीज़ हैं। इनको आप पॉइंट्स को एक बार रोक करके देख लीजिएगा। जैसे 60,000 कीड़े की प्रजातियां हैं, 2456 मछली की प्रजातियां हैं, 1230 बर्ड की स्पीसीज़ हैं। याद रखने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन आप एक बार गौर से देख लीजिए कि बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या इंक्लूड है और कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है इंडिया में। 372 जो है मैमल्स हैं, 440 रेप्टाइल्स की स्पीसीज़ हैं, 200 एम्फीबियंस जो उभयचर होते हैं, पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पे भी चलते हैं। तो और इसका लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, वेस्टर्न घाट्स में है। और इसके अलावा 500 मोलस्का की भी जो है प्रजातियाँ हैं। तो इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, देख रहे होंगे आप, चाहे प्लांट्स की स्पीसीज़ की बात हो, चाहे फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो, चाहे इंसेक्ट्स की बात हो, चाहे फिश की बात हो, चाहे बर्ड की बात हो, चाहे मैमल्स की बात हो, चाहे रेप्टाइल्स की बात हो, चाहे एम्फीबियंस की बात हो, तो सारी जो है इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। और लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, वेस्टर्न घाट्स में है। लाइव स्टॉक डाइवर्सिटी की अगर बात करो तो ये भी बहुत हाई है, 400 ब्रीड्स भेड़ों की और 27 जो है वो कैटल ब्रीड्स हैं। उसके अलावा 22 जो हैं गोट्स की ब्रीड्स हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं काफ़ी खास जानवर हैं दुनिया के लिए और वो भारत में हैं। कौन कौन, जैसे एशिया के रेयरेस्ट एनिमल्स हैं, जैसे कौन कौन है, बंगाल फॉक्स है, ठीक है, एशियाटिक चीता है। एशियाटिक चीता को लेकर के UPSC जो है वो कई बार क्वेश्चन पूछ लेती है, पूछा भी है। मार्बल्ड कैट है, एशियाटिक लॉयन है, इंडियन एलिफेंट है, एशियाटिक वाइल्ड आस है, इंडियन राइनोसोर्स है, मार्खोर है, गौर है, वाइल्ड एशियाटिक वाटर बफेलो है। तो ये सब जो हैं ये एशिया के रेयरेस्ट एनिमल हैं जो भारत में पाए जाते हैं। इनको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। अगर इंडिया में बायोडाइवर्सिटी की बात करें, देखिए वीडियो थोड़ा सा जो है लंबा जाएगा, लेकिन क्या कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, है ना, छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। छोड़ने के बाद क्या फिर बाद में कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा भले आप जो है ब्रेक ले लीजिए पॉज करके बीच में, लेकिन कंप्लीट कर ही लेना है उसको, ठीक है। उसको रोकने का छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रोकने छोड़ने के बाद तो नुकसान कर ही जाएगा किसी न किसी तरह से बाद में। इंडिया में बायोडाइवर्सिटी के क्लासिफिकेशन की बात करें तो 4 तरह की बायोडाइवर्सिटी आपको मिल जाएगी। कौन सी है, मलयन बायोडाइवर्सिटी, इथियोपियन बायोडाइवर्सिटी। अब देख रहे होंगे इथियोपियन बायोडाइवर्सिटी आपने पढ़ा होगा, तो पता नहीं पढ़ा, बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिन्होंने पढ़ा होगा इथियोपियन बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो मलयन बायोडाइवर्सिटी के बदले में आप समझ लीजिए कि ये जो है डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं, कहाँ के, ईस्टर्न हिमालयाज़ के, या फिर जो तटीय क्षेत्र हैं उन तटीय क्षेत्रों में जो डाइवर्सिटी है उसको मलयन बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एक जगह फोकस नहीं है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ईस्टर्न हिमालयाज़ और जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनमें जो बायोडाइवर्सिटी है उनको कहते हैं मलयन बायोडाइवर्सिटी। इथोपियन बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं, जो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स हैं, कहाँ के हैं भारत में, तो राजस्थान में मिलेंगे आपको ये, ठीक है। तो इस तरह की बायोडाइवर्सिटी को इथियोपियन बायोडाइवर्सिटी कहते हैं भारत में। यूरोपियन बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी, अब आप देखिए UPSC ने एक बार अल्पाइन फूलों के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था घुमा के कि निम्नलिखित में से कौन से पार्क में अल्पाइन वनस्पति मिलने की संभावना है, और 4 वहाँ पर जो है नेशनल पार्क्स दिए हुए थे। तो उस समय जो है क्वेश्चन अपने आप में मतलब टैकल करना था तो लॉजिकल, लेकिन काफ़ी मतलब
इतना आसान नहीं था लॉजिकली डेवलप करना। लेकिन अगर यूरोपियन बायोडाइवर्सिटी के बारे में किसी को पता रहा होगा तो वो नेशनल पार्क ईजिली चुना जा सकता था, क्योंकि उसमें जो है अरुणाचल प्रदेश का नेशनल पार्क था, एक जो है उत्तराखंड का नेशनल पार्क था, इसके अलावा बाकी 2 नेशनल पार्क जो है शायद दक्षिण भारत के थे। तो यूरोपियन बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप समझ लीजिए कि ये बायोडाइवर्सिटी जो है ये अपर हिमालयाज़ के एरिया में पाई जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि अपर हिमालयाज़ का ये जो एरिया है वो कहाँ होगा। ऑब्वियसली उत्तराखंड में है, तो वहाँ जो पार्क दिए गए थे उनमें से उत्तराखंड का पार्क जो है उसमें ये चीज़ थी कि अल्पाइन फूल जो हैं वनस्पति वहाँ पाई जाती है। ठीक है, बाकी हिमालय को लेके कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। तो यूरोपियन बायोडाइवर्सिटी का भी टाइप जो है इंडिया में पाया जाता है। इसके अलावा इंडियन बायोडाइवर्सिटी की बात करिए, एक अपना इनका भी क्लास है। तो ये जो है कहाँ मिलती है, जो गंगा का मैदान या इंडियन प्लेन जो है आप देख सकते हैं, मेन प्लेन आपको एक गंगेटिक प्लेन मिलेगा। इसके अलावा तो फिर बिंदु सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, फिर दक्कन का पठार है, ऊपर में देखेंगे तो हिमालय का सिस्टम है। अच्छा, हिमालय को लेकर के एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि हिमालय को जो ये आंतरिक हिमालय, बाह्य हिमालय, इसमें जो कन्फ्यूजन होता है जिन लोगों को कभी कभी, तो सोचते होंगे कभी कभी कि हिमालय जो है मीन शिवालिक की पहाड़ियाँ ये बाह्य हिमालय कैसे हैं, जबकि हैं तो एकदम अंदर की तरफ। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हिमालय की शेप आप देखते होंगे जैसे यू टाइप का बनता है, आप इसको पूरा गोल कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप इसको पूरा गोल कंप्लीट कर देंगे, और गोल कंप्लीट करने में अब आप जो रेंजेस हैं हिमालय की उन पे ध्यान दीजिए, तो आप देखेंगे एक तरह से 3 सर्किल बनेंगे हिमालय के। एक सर्किल सबसे अंदर होगा, फिर एक बीच में होगा, और तीसरा सर्किल सबसे बाहर होगा। समझ रहे हैं? तो अब जब ये सर्किल पूरा करेंगे तो जो सबसे बाहर वाला सर्किल है, वो सबसे बाहर वाला सर्किल जो है इसे कहेंगे बाह्य हिमालय। जो बीच वाला सर्किल है उसको कहते हैं मध्य हिमालय, और जो सबसे आगे वाला सर्किल है अंदर वाला उसको कहते हैं आंतरिक हिमालय। और इस हिमालय के पार जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं उनको कहते हैं ट्रांस हिमालय। ओके, तो ये इस तरह से जो है हिमालय का कैटेगराइजेशन किया जाता है। तो हिमालय के कैटेगराइजेशन को लेकर के परेशानी, आप ध्यान रखिएगा, इस शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है इसलिए बाह्य हिमालय बोली जाती हैं, जबकि आप देखेंगे कि भारत में है तो सबसे अंदर की तरफ। ठीक है, और जो सबसे बाहर की तरफ है उसको कहते हैं आंतरिक हिमालय। तो ये काफ़ी जो है, हालांकि भारत में जो है ट्रांस हिमालय की भी श्रेणियाँ हैं, जैसे कराकोरम श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय की ही श्रेणी है। तो इस तरीके से भारत में जो है बायोडाइवर्सिटी को 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। अगर भारत में बायोजोग्राफिक रीजन्स और प्रोविंसेस ऑफ इंडिया की आप बात करो तो एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि बायोजोग्राफिक रीजन्स जो इंडिया के हैं ये भारत सरकार के बिल्कुल बनाए हुए नहीं है। ठीक है, WHO की एक टीम है, उसने जो है भारत को 10 बायोजोग्राफिक जोन्स में बांटा है, और इन 10 बायोजोग्राफिक जोन्स में 25 बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस हैं। और टारगेट भारत में 1986 में एक जो है नेशनल प्रोग्राम ऑन बायोस्फीयर रिजर्व स्टार्ट किया गया 1986 में। उस प्रोग्राम का टारगेट ये है कि हर 25 बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस में एक एटलीस्ट बायोस्फीयर रिजर्व बनाना है। वर्तमान में भारत में जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है बनाए जा चुके हैं, 18। ठीक है, तो 10 बायोजोग्राफिक रीजन्स आप देखेंगे तो कौन कौन से जरा गौर से देख लीजिए, और आप अपने आप से पॉज करके देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो ट्रांस हिमालय है एक बायोजोग्राफिक रीजन। ठीक है, दूसरा है द हिमालय प्रोविंस, आप देख रहे होंगे इसमें जो है 3 प्रोविंस हैं, फिर इसमें जो है 4 प्रोविंस हैं, टोटल 25 प्रोविंस हैं 10 बायोजोग्राफिक जोन्स में, और सब में एक एक बनाना है। अभी जो 18 ही बन पाए हैं बायोस्फीयर रिजर्व अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ 1986 के अंतर्गत। ठीक है ना। तीसरा द इंडियन डेजर्ट, जिसमें 2 प्रोविंस हैं। द सेमी एरिड, इसमें भी आप देख रहे होंगे 2 प्रोविंस हैं। वेस्टर्न घाट्स, दक्कन प्लेटू, द कोस्ट्स, द गैंगेटिक प्लेन्स, और इसके बाद में 9वां है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और 10वां है आइलैंड। तो इस तरीके से ये 10 बायोजोग्राफिक जोन्स हैं। हम आपको एक बार मैप में भी दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से 10 जोन्स हैं। एकदम शॉर्टकट में पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। ट्रांस हिमालयन जोन, हिमालयन जोन, डिजर्ट जोन, सेमी एरिड जोन, वेस्टर्न घाट जोन, डेक्कन प्लेटू जोन, गैंगेटिक प्लेन जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, कोस्टल जोन, आइलैंड जोन। ठीक है, और बनाया किसने है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा जो है वो गिवन बाई रोजर, पावर एंड माथुर जो भी हैं। फिलहाल आप इसको देख लीजिए, जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया मैप में आप देखिए कितने सुंदर हैं, दिख रहे होंगे। ठीक है, आप ये ध्यान दीजिएगा अंडमान निकोबार भी शामिल हैं इन प्रोविंस बायोजोग्राफिक रीजन में। आपको ये याद रखना है कि इसमें जो आइलैंड का प्रोविज़न है वो जो बायोजोग्राफिक रीजन है आइलैंड्स का, ठीक, द आइलैंड करके, तो उसमें लक्षद्वीप शामिल नहीं है। ये बात याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मत हो जाइए, बिल्कुल याद रखिएगा कि लक्षद्वीप को उसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है,
और ये आप देख रहे होंगे कैटेगरीज दिख रही होंगी आपको नीचे। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये रहा 10वां आइलैंड, देखिए सामने आ भी गया, देख लीजिए एक बार कि इसमें केवल जो है 2 प्रोविंस हैं, अंडमान निकोबार। तो इसमें अंडमान अलग है और निकोबार अलग है। अंडमान और निकोबार को अलग अलग 2 प्रोविंस के तौर पे शामिल किया है। लक्षद्वीप को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ओके, और तो लक्षद्वीप गया कहाँ फिर? तो लक्षद्वीप आप देखिए पॉइंट नंबर 7 में, द कोस्ट्स, ये कोस्ट्स में शामिल किया गया है लक्षद्वीप को। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि आइलैंड का जो बायोजोग्राफिक जोन है, जो टाइप है, इसमें अंडमान और निकोबार 2 प्रोविंस के तौर पे शामिल हैं, एक नहीं है। ठीक है, और लक्षद्वीप उसमें शामिल नहीं है। यहाँ कभी जो है परेशान किया जा सकता है आपको स्टेटमेंट बना के। कुल मिला के आप ये देखिएगा कि इंडिया जो है ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है, काफ़ी मेगा डाइवर्स कंट्री है, लेकिन यहाँ के जो जानवर और पौधे हैं इनको कई तरीके की थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, विलुप्त होने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कुल मिला के आप देखेंगे कि जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है भारत का 1972 का, आप जानते होंगे है ना, जिसके अंदर प्रोटेक्शन दिया जाता है सबको, प्रजातियों को, तो 253 फौना स्पीसीज और 135 प्लांट स्पीसीज, फौना मतलब जानवरों वाली, ठीक है ना, तो 253 फौना स्पीसीज और 135 प्लांट स्पीसीज में जानवरों की ज़्यादा है, प्लांट्स की कम है। ठीक है, इनको जो है आइडेंटिफाइज किया गया है वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर एज इंडेंजर्ड बाई द बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो आइडेंटिफाई किया है वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर। ठीक है ना, पर्यावरण मंत्रालय ना समझ लीजिएगा। ये रहे 18 बायोस्फीयर रिजर्व, इनको जरा गौर से आप एक निगाह में इसको स्क्रॉल कर देते हैं, आप पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर यूपीएससी ने एक बार डायरेक्ट ऐसा ही डिक्टो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है कि अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो है कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, तो वहाँ जो है नैयर, पेदपारा, सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये दिया हुआ था ऑप्शन में। ठीक है ना, लेकिन उस समय के लिए बड़ा टफ क्वेश्चन था लोगों के लिए। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंदर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए कैटेगरीज की हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि 7 तरीके के फॉरेस्ट जो है भारत में प्रोटेक्टेड रहते हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व जो है प्रोटेक्टेड रीजन्स में सबसे बड़ा एरिया है। एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क शामिल हो सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है अजीब चीज़ ये आपको देखने को मिलेगी, जो दक्षिण भारत का एरिया है, यानी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला, इन तीनों का जो बॉर्डर का एरिया है, इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये चीज़ मिलती है कि कई सारी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह आपको मिल जाएंगी। तो अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये मेनली तमिलनाडु का है, लेकिन कर्नाटक के बॉर्डर पे जो है लास्ट में टच भी होता है। तो सदर्न एरिया जो है वो इसका मतलब जो कर्नाटक का सदर्न एरिया है वो अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व मतलब एक तरीके से शेयर करता है। हम लोगों ने भी कर्नाटक में जब शेरों के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने शेर कह रहे हैं सॉरी टाइगर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ हम लोगों ने ये चीज़ जो है डिस्कस की थी कि किस तरीके से इंटर स्टेट फॉरेस्ट रीजन बनता है कि शेर जो है इंटर स्टेट आ जा सकें अगर कॉरिडोर वगैरह ज़्यादा ठीक से डेवलप कर दिए जाते हैं तो, ताकि पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो कर्नाटक के बांदीपुर और राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क से शिफ्ट हो जाए इधर उधर। ओके, तो अब आप देख लीजिएगा अगस्त्यमलाई है, कोल डिजर्ट है, इनके अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं या कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये देखना इंपॉर्टेंट है। बार बार देखते रहेंगे तो ही याद रहेगा, और एटलीस्ट कम से कम एलिमिनेट तो कर ही पाएंगे। इसके बाद दिहांग दिबांग हो गया, ये देख रहे होंगे आप, ठीक। डिब्रू सैकोबा है, ग्रेट निकोबार है, रन ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ मन्नार है, कंचनजंगा है, मानस है, नंदा देवी है, ठीक है, नीलगिरी है। इसके अलावा नोकरेक है, नोकरेक के बाद में देखेंगे पचमणी बायोस्फीयर रिजर्व है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये प्रोग्राम 1986 में स्टार्ट हुआ था, ये हम आपको बता ही चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की बात करें तो इसको ज़रा आप समझ लीजिएगा कि दुनिया को 10 हिस्सों में बांटा गया, तोड़ दिया पहले, ठीक है, मतलब 10 हिस्सों में बांट के, और फिर उसके बाद 36 ऐसे पॉइंट्स जो है देखे गए जिन्हें बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स की तौर पर चिन्हित किया गया है। तो अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स का कॉन्सेप्ट भी कहीं से भी ये CBD वगैरह से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ना तो UN ने किया है ना ही किसी देश विशेष ने किया। ये एक संस्था है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, तो ये कंजर्वेशन इंटरनेशनल संस्था ने जो है ये सिस्टम बनाया है, 10 पॉइंट्स में बांटा जो बायोडाइवर्सिटी के एंगल से इम्पॉर्टेंट थे, और उसमें जो है 36
मतलब जैसे नेशनल पार्क बनाए जाते हैं ना, उस तरीके के दुनिया के लेवल पे आप जो है ना ग्लोबल नेशनल पार्क टाइप का समझ लो एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो उनमें से 4 नेशनल पार्क एक तरीके से ग्लोबल आप समझिए कि इंडिया के रीजन में आते हैं। ऐसा नहीं कि अकेले इंडिया में ही है, मीन्स रीजन काफ़ी बड़ा बड़ा है उसमें, चूँकि ग्लोबल लेवल पे बनाया गया है ना। तो उसमें से एक रीजन जो है, तो जो 10 पॉइंट बनाए उसमें एक तो साउथ एशिया है, एक साउथ ईस्ट एशिया है, ऐसे 2 पॉइंट हैं अलग। तो साउथ एशिया के अंदर जो है ईस्टर्न हिमालय जो है, ठीक है, 32 नंबर का ग्लोबल नेशनल पार्क टाइप का समझ सकते हो आप। 19 नंबर पे है इंडो बर्मा बांग्लादेश, इंडिया एंड म्यांमार। तो यहाँ जो है ये भी बायोडाइवर्सिटी से ज़बरदस्त बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। देखिए हॉट स्पॉट की भी अपनी एक शर्त है, इसको हम लोग जो है फर्दर कभी देख लेंगे, फिलहाल आज आप लोग इतना ही देख लीजिए। तीसरा जो है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, ठीक है। और साउथ ईस्ट एशिया एंड एशिया पैसिफिक में अगर आप देखो तो एक चौथा पार्ट पड़ेगा सुंडालैंड, इंडोनेशिया एंड निकोबार आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो इसमें निकोबार आइलैंड्स ऑफ इंडिया जो है वो शामिल हैं। इसके बाद आते हैं कि भारत ने अभी तक जो है बायोडाइवर्सिटी के संबंध में कौन कौन से लॉज जो है पास किए हैं। तो वास्तव में तो आप देखिए 1994 में ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसको रेटिफाई किया गया। इसके तौर पे भारत ने जो बनाया था एक्ट, वो बनाया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसके अंदर जो है एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी भी है, जिसको अभी हम लोग जो है बिल को जब डिस्कस करेंगे तो उसमें जो है इसके बारे में बात आएगी। और जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिक्रूट करती है चेयरपर्सन और मेंबर्स को। फिलहाल कितने एक्ट जो हैं अब आप इनको ज़रा देख लीजिए। तो आज़ादी के पहले के भी हैं, आज़ादी के बाद के भी हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहला एक्ट है फिशरीज एक्ट 1897 जो अभी तक चला आ रहा है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स 1960, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इसको भी अमेंड किया है अभी 2023 में, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। तो इस तरीके से जो है भारत में इतने बिल, और इसके साथ में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इतना तो जो है इंडिया में और विश्व में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर के डेवलपमेंट हुए हैं। अब हम लोग जो है आज का आर्टिकल जो है हमारा 4 अगस्त का, उसको डिस्कस करते हैं। तो इसको जो है एक अलग पार्ट में डिस्कस कर देते हैं, ताकि अभी तक जो बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है वो एज ए बायोडाइवर्सिटी आप कभी चाहो तो एकदम से रिवाइज कर सकते हो। तो अब जो है इसके बाद अभी जो आर्टिकल डिस्कशन करेंगे वो एक अलग एडिटोरियल डिस्कशन करके ही डिस्कस कर देते हैं। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। देखिए अगर वीडियो आपको पसंद आता, थोड़ा लंबा ज़रूर है, पर आप इसको पूरा सुनिए ज़रूर, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। आप बीच में पॉज कर लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बड़ा है। देखिए चीज़ों को अगर कंप्लीटनेस में कवर करना होता है तो ऑटोमेटिकली टाइम पीरियड बढ़ ही जाता है। तो अगर आप सिंसियर हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, आप चाहते हैं कि आपकी जो है वो समझ बन सके, तो उस समझ के लिए आपको अपना इतना समय देना ही पड़ेगा। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैसा इशू बहुत बड़ा है, मैंने हालांकि फिर भी कुछ चीज़ों को जो है इग्नोर करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ इग्नोर नहीं की कि जिससे जो है आप आगे कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपको दिक्कत हो। अब आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से उठा करके कुछ भी पढ़िए तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। बाकी अगर आप किसी लेवल पे सुधार चाहते हैं, कोई सुझाव है आपका, तो आप बेशक जो है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए मोटिवेशन के तौर पे काम करेगा। और चैनल अगर आपको अपने लिए उपयोगी लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी करिए, ताकि उनका भी जो है आगे मीन्स देखिए बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं कि इतना जो है कॉम्पैक्ट वे में या फिर जो है कंप्लीट वे में मिल पाना चीज़ें काफ़ी कठिन हो जाता है। जैसे कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ पे तो आपको मिल सकती हैं, पर बहुत से इश्यूज़ ऐसे हैं जिनको कोई कवर करना ही नहीं चाहता, उन्हें बहुत बोरियत लगती है। तो हमने स्पेसिफिकली उन इश्यूज़ को ही पकड़ के रखा हुआ है कि जिसको आप एक बार में देख लिए, टुकड़ों में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पर एक नज़र आपको जो है देखने में कहीं जल्दी नहीं मिलता है। तो इसका जो है आप बेनिफिट उठाइए, और इसके लिए मुझे काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, मैं आपको बता दूं। तो मेरा हार्ड वर्क भी जो है वो जाया मत जाने दीजिए, और यही जो है मेरी मेहनत के लिए एक तरीके से इसे प्रतिफल समझ सकते हैं। और पूरा जो है वीडियो आप देखिए, एंजॉय करिए, रिकमेंड करिए दूसरों को। नमस्कार, धन्यवाद। आर्टिकल हम लोग जो है इसके बाद दूसरे पार्ट में डिस्कस करते हैं।